Hello everyone, welcome again. मैं हूं देवाशीष and today's we have the topic डिफेंस मैकेनिज्म। राइट, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और डिफेंस मैकेनिज्म देखिए हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जाने अनजाने में, कॉन्शियसली मैक्सिमम जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसली हम इनका यूज़ करते हैं। और एवरी पर्सन यूज़ करता है अपना ईगो को डिफेंड करने के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करने के लिए, अपने मैकेनिज्म मेंटल को डिफेंड करने के लिए यूज़ करते हैं हमारे। तो यदि इनका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि ये अब नॉर्मल है। यदि नॉर्मली कोई भी यूज़ कर रहा है तो एवरी पर्सन इसको यूज़ करता है, एवरी पर्सन में फील राइट, सो एवरी पर्सन इसका यूज़ करता है। ये आपका इंस्टिंक्टिव होता है जो कि हर एक पर्सन में होता है, जो कि ईगो को हमारे डिफेंड करता है, मेंटल पीस को हमारी डिफेंड करता है, एंजाइटी टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का हम किसी अदर पर उसको वो कर देना, राइट, एक रीज़न देना, एक कॉज देना। तो चलिए आज के इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या, आई होप आपको पीपीटी दिख रहा होगा। सो डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म आर द साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज विच हेल्प अ पर्सन विथ कोप रियलिटी मेंटेन साइकोलॉजिकल बैलेंस और पीस, राइट। सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं, जिसमें पर्सन अपने पीस को मेंटेन करने के लिए इसका यूज करता है, कोप अप करने के लिए रियलिटी से, और साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ पीस को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो रियलिटी से कोप अप कर पाए। वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज एक्सेप्ट करेगा तो वो सेल्फ स्टीम को हार्म करती है, आपके ईगो को ठेस पहुंचाती है। जैसे हमने किसी से कहा कि भाई किसी का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो क्या कहेगा, एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ था, क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा टफ थे। ये नहीं कहेगा कि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी। किसी स्टूडेंट को हमने बोला कि बेटा आप लेट क्यों आए हो इतना, तो वह बोलेगा ट्रेन लेट हो गई थी, बस मिस हो गई थी, ट्रेन मिस हो गई थी, इस तरीके से, राइट। सो ये नहीं कहेगा कि मैं घर से ही लेट निकली थी, राइट। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देने के लिए हम इसका अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, जिनको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। ऑलराइट, डिफेंस मैकेनिज्म को जो इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था फर्स्ट इस वर्ड को, वो किया था आपका सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कब किया था, 1904 में। कब किया था, 1904 में। किसने किया था फर्स्ट, सबसे पहले जो यूज किया था, ये किया था आपके सिगमंड फ्राइड ने 1904 में। यूज दिस टर्म, अब इसका मीनिंग क्या होता है, डिफेंस टू refer the unconscious process that defend or protect a person against anxiety, shame, loss of self, right, loss against anxiety, shame, loss of self esteem, conflict और unacceptable feeling। तो इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, जो टर्म है इसका यूज 1904 में, 1904 में इसका यूज हुआ था इस टर्म का, डिफेंस मैकेनिज्म का। जिसका मतलब क्या होता है, यह एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो कि आपको क्या करती है, डिफेंड करती है और प्रोटेक्ट करती है। किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सन को क्या करती है, डिफेंड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, राइट। अ पर्सन अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट एंजाइटी, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, कॉन्फ्लिक्ट और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग। अनएक्सेप्टेबल फीलिंग हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, एंजाइटी हो गया, इससे क्या करती है, पर्सन को प्रोटेक्ट करती है, सेल्फ स्टीम से, सेम से और एंजाइटी के अगेंस्ट से प्रोटेक्ट करती है। अब फ्रूट के अकॉर्डिंग जो आईडी है, आईडी क्या होता है, अर्लियर में हमने देखा था आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो आईडी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, सुपर ईगो एंड सुपर ईगो इंडिविजुअल को जो कि सफ़र करता है एंजाइटी और स्ट्रेस से, तो ईगो को भी मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, अनकॉन्शियसली ही इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म इनेबल अ पर्सन टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डिफेंस मैकेनिज्म इनेबल अ पर्सन टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, पर्सन को इनेबल करता है,
करके उसको एक्टिव करता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। यूजुअली ऑल डिफेंस मैकेनिज्म आर ऑपरेटेड एट अनकॉन्शियस लेवल। यूजुअली ज़्यादातर जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है जो ऑपरेट होते हैं वह अनकॉन्शियस लेवल पर ही आपके ऑपरेट होते हैं, राइट। अनकॉन्शियसली हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता होता है। सो इट्स ऑल ऑपरेट ऑन दी अनकॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आर सेल्फ डेसिपिटिव ब्लंडर इन नेचर, राइट। सेल्फ डिसेप्टिव मीन्स की ब्लंडर। मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो ब्लंडर इन नेचर के होते हैं। व्हेन दीज डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड मॉडरेटली आर हार्मलेस, बट एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट डिफेंस यूज हार्मफुल, राइट। यदि इन डिफेंस मैकेनिज्मों का हम मॉडरेटली कभी कभी यूज कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली ही भले ही कर रहे होंगे, लेकिन तब ये हार्मलेस होता है। पर यदि एक्सेसिव इनको यूज कर रहे हैं तो एक्सेसिव यूज करने की वजह से हार्मफुल भी हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, डेंजरस भी आपको हो सकता है। बिकॉज आप हर बार इनका यूज करेंगे तो ये आपको प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम देगा। तो ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है आपका सिगमंड फ्राइड ने आपको बताया, जिसमें से आपका आता है 1996 में एना फ्राइड ने एनुमरेट किया द डिफेंस मैकेनिज्म दैट अफेयर इन द वर्क ऑफ फादर सिगमंड फ्राइड, जैसे कि जिसमें आता है आपका रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, आइसोलेशन, अनडोइंग प्रोजेक्शन एंड टर्निंग अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ person, reversal into the opposition and sublimation and displacement। ऑलराइट, तो एक एक करके ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट्स कंटिन्यू। So here is the definition, you can see definition है, defense mechanism is a pattern of adjustment through which an individual relieves anxiety caused by uncomfortable situation that threatens self-esteem। ऑलराइट, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म आपका एक पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करता है, रिलीव करता है अपनी एंजाइटी को। अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए एज वेल एज एंजाइटी को रिलीव करने के लिए साथ ही साथ में जो सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन उसको आ गई है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस गया है, तो उसका जो थ्रेटन है जो कि आपकी सेल्फ स्टीम को डाउन कर रही है, तो उससे बचने के लिए क्या करता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। सो इट इज द पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट जिसके थ्रू क्या करता है इंडिविजुअल रिलीफ एंजाइटी। इंडिविजुअल क्या करता है अपनी एंजाइटी को रिलीव करता है। इट इज अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल रिलीफ एंजाइटी, राइट, कॉज बाय, किस वजह से कॉज हो रही, अनकंफर्टेबल सिचुएशन दैट थ्रेटन सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ इमेज को, सेल्फ स्टीम को क्या कर रही है, डाउन कर रही है उसकी, उसको थ्रेटन सिचुएशन में फंस गए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको एंजाइटी को रिलीज करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म आर द टेक्निक or mechanism used by an individual to handle tension or reduce anxiety to resolve conflict। इसमें भी लगभग सिमिलरली बताया जा रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म एक टेक्निक होती है और एक मैकेनिज्म होता है जिसका हम यूज करते हैं इंडिविजुअल टेंशन को हैंडल करने के लिए एंड रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज द टेक्निक, और इस टेक्निक का हम यूज करते हैं टेंशन को रिलीज करने के लिए, एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो अराइज हुआ है उसको रिसॉल्व करने के लिए। गॉट इट। लास्ट डेफिनेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म रेफर टू द अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट डिफेंड अ पर्सन अगेंस्ट एंजाइटी। दिस इज द अनकॉन्शियस प्रोसेस, इसमें वही बताया जा रहा है, इट रेफर टू द अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है जो कि डिफेंड करती है पर्सन को अगेंस्ट एंजाइटी, राइट। वो सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एंजाइटी होगा, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना होता है, उसको सिंपल में डिफेंड कहते हैं, अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यदि इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हियर इज द क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट स्लाइड। द लिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आर ह्यूज and there is no theoretical
consensus on the exact number, right? The list of defense mechanism बहुत सारे यूज है जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं, हमारा इंस्टिंक्ट है, हमको मिलते हैं वाइवर्स से ह्यूमंस को, एंड अकॉर्डिंग टू द सम देयर प्रॉपर्टीज, कुछ आपके अंडरलाइंग मैकेनिज्म होते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ कनेक्शन विद द पर्सनैलिटी हैज बीन अटेम्प्ट, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट आपका यूज करते हैं। सो डिफरेंट थ्योरीज हैव डिफरेंट कैटेगराइजेशन, अलग अलग थ्योरी ने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है एंड कॉन्सेप्चुलाइज किया है डिफेंस मैकेनिज्म को। दीज डिफेंस मैकेनिज्म आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इट्स रिजल्ट, इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई किया है कुछ महान व्यक्तियों ने। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म हेल्दी एंड सक्सेसफुल, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म अनहेल्दी एंड अनसक्सेसफुल, राइट। पॉजिटिव मतलब कि जिनसे रिजल्ट आपको कुछ सकारात्मक आ रहा है, कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उनको हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, क्या बोल दिया, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्दी एंड सक्सेसफुल हो रहा है। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, अनहेल्दी और अनसक्सेसफुल, राइट। नेक्स्ट change it. Okay, so repression, rationalization, intellectualization, compensation, substitution, sublimation, undoing, identification, transference or introjection. So all these are defense mechanism. Just wait for changing the slide. All right, got it. Okay, right. So first, this is the positive defense mechanism. पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि इनका आउटकम, इनका रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए इनको क्या बताया गया, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन से आते हैं, आपका रिप्रेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो गया, कंपेंसेशन हो गया, सब्लिमिनेशन हो गया, सॉरी सब्सटीट्यूशन हो गया, सब्लिमिनेशन हो गया, अनडोइंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन है, ट्रांसफेरेंस है और इंट्रोजेक्शन। दिस 10 डिफेंस मैकेनिज्म कम अंडर द पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। Now this is the negative defense mechanism, right? So all these defense mechanism are the negative defense mechanism. नेगेटिव में कौन कौन सा आपके आ जाते हैं, आपका रिग्रेशन हो गया, नेगेटिविज्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिनाइल हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, सप्रेशन हो गया, फैंटेसी है, प्रोजेक्शन है, फिक्सेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, डिसएसोसिएशन एंड एक्टिंग आउट। These are 12. All these come under the negative defense mechanism. Got it? तो फर्स्ट हम लेते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। फर्स्ट है रिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, रिप्रेशन रेफर टू the process by which an individual unacceptable painful memories and feeling split into unconscious layer of mind, राइट। तो इसमें कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, ये आपकी एक रिप्रेशन एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अनएक्सेप्टेबल, किस इंडिविजुअल क्या करता है, विच एन इंडिविजुअल्स अनएक्सेप्टेबल, कोई भी पेनफुल मेमोरी है, कोई भी फीलिंग है, तो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, फीलिंग को क्या करता है, स्प्लिट करता है इन अनकॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड में। एग्जाम्पल, अ मैन इज जेलस ऑफ हिज गुड फ्रेंड्स सक्सेस बट इन अवेयर ऑफ हिज फीलिंग ऑफ जेलेसी। कोई भी एक पर्सन है, वो एक इंडिविजुअल है, वह क्या करता है, उसको जेलेसी है उसकी फ्रेंड की सक्सेस से, बट उससे वो अवेयर नहीं है कि मैं इससे कॉन्शियसली जेलेसी कर रहा हूँ। अनकॉन्शियसली वो उससे जेलेसी कर रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहा है कि यार इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, मैं तो जहाँ था वहीं रह गया हूँ, बट दे आर अनअवेयर, राइट, ही और शी इज अनअवेयर। A child may got punishment from his mother. Next example, a child may got punishment. Child को क्या हो गया, punishment दे दिया गया, child को punishment दे दिया
because mother for bad behavior, but he didn't remember this afterward. उसके bad behavior की वजह से उसको punishment दे दिया, बट बाद में उसको कुछ याद ही नहीं रहा कि मुझे मेरे बैड बिहेवियर की वजह से मुझे पनिशमेंट दिया था. सो दीज मेमोरीज में गोस इनटू अनकॉन्शियस माइंड विदाउट अवेयरनेस. विदाउट अवेयरनेस के वो कहाँ चली गई, उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई. नेक्स्ट टाइम वापस से वो सेम रिपीट करेगा बिकॉज कि उसे पता ही नहीं है कि मुझे किस वजह से पनिशमेंट दिया. गॉट इट? आई होप रिप्रेशन समझ आया होगा. नेक्स्ट सेकेंड वन इज द रेशनलाइजेशन. All right. So it is rationalization, a defense mechanism in which an individual justify his failure and socially unacceptable feeling and behavior by making excuse to formulate logical reason, socially approved reason. वापस से पढ़ते हैं इसको. इट इज डिफेंस मैकेनिज्म. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है. इसमें क्या होता है, इन विच इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज फेल्यूर. अपने जो फेल्यूर को क्या करता है, वो जस्टिफाई करता है. अपने फेल्यूर को जस्टिफाई करता है. एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड बिहेवियर बाय मेकिंग एक्सक्यूज टू फॉर्मुलेट लॉजिकल रीजन, सोशली अप्रूव रीजन. ऑलराइट. जैसे किसी भी वजह से कोई किसी काम में फेल हो गया, उससे फेल्यूर मिला है, तो वो फेल्यूर को क्या करता है, एक्सेप्ट. ऐसा कुछ की सोसाइटी में वो अनएक्सेप्टेबल कर रहा है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कोई ऐसा रीजन देता है, ऐसा लॉजिक, ऐसा तर्क देता है ताकि वो सोसाइटी में अप्रूव करे लॉजिकली एक फॉर्मुलेट करने के लिए. राइट. मेकिंग एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज बनाता है जो कि फॉर्मुलेट हो, लॉजिकली हो कि भाई इस वजह से मैंने ऐसा कर लिया. राइट. जैसे कि एक हमारी कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा. राइट. नाचना नहीं आता और क्या बताया जा रही है, आंगन टेढ़ा है. तो एक कुछ भी हमने ऐसा कुछ कर लिया है, कुछ सोसाइटी में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें हमने उटपटांग काम कर लिया है, तो कुछ ना कुछ हमें लॉजिक, कुछ ना कुछ रीज़न देना होता है, जिसको बोला जाता है लॉजिकल रीज़न देना होता है वहाँ पर, इस वजह से मैंने ऐसा किया. कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे. फर्स्ट है, अ हस्बैंड डज नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ वाइफ आउटसाइड द होम एंड यूजुअली लीव हिज वाइफ एट होम. He gave logic that his wife is socially shy. एक हस्बैंड है यहाँ पर और हस्बैंड अपनी वाइफ को आउटसाइड ले जाना पसंद नहीं करता है, कहीं पर डांस पार्टी में घूमने के लिए, है ना, सोशली मैरिज पार्टीज में, बर्थडे पार्टी में. पर उससे कोई पूछता है कि आपकी वाइफ को आप क्यों नहीं लेकर के आए, तो वो बताता है कि वह थोड़ी शर्मीली है, उसे बाहर जाना पसंद नहीं है. राइट. जबकि वह खुद उसको नहीं ले जाना चाहता है. गुड इट. एंड वो बोलता है कि सोशली थोड़ी सी शर्मीली है, उसे बाहर जाना पसंद नहीं है. नेक्स्ट वन, अ गर्ल फेल टू गेट एडमिशन फॉर नर्सिंग कोर्सेज मे पॉइंट आउट अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. अब एक नर्सिंग प्रोफेशन में, जैसे अभी तो आपका एग्ज़ाम भी होने लगा, राइट, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, पर वो क्या बोल रही कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें नंबर लाना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब नंबर लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. राइट. बट कि उसको खुद न को पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से वो फेल हो गई, उसको एडमिशन नहीं मिला, है ना. ही फेल टू गेट एडमिशन, पर उसने ब्लेम उसको किया कि नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी है, एडमिशन लेने में बहुत मुश्किल है. राइट. इसके लिए नहीं हो पाया है, जबकि खुद से उसने पढ़ाई नहीं की. तो ऐसा हम एक्सक्यूज देते हैं हमारी डेली लाइफ में, आप भी देते होंगे. राइट. कि सर हम इस वजह से अच्छे नंबर नहीं आए, ना कुछ हमको एक्सक्यूज देते हैं. व्हाट हैपेंड. Just a minute. Just a minute. So next one continue, intellectualization. Intellectualization क्या है? Intellectualization is an attempt to avoid expression actual emotion associated with the stressful situation by using the intellectual process of logical reasoning and analysis. Alright. सो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो इमोशन आना चाहिए उसको क्या करना, अवॉइड करना. राइट. कि कोई भी पेनफुल सिचुएशन है, कोई भी ग्रीफ एंड लॉस की सिचुएशन है, तो वहाँ पर सिमिलरली आपका
इमोशन आने चाहिए, फीलिंग आना चाहिए, बट उसको लॉजिकली उसको एक्सेप्ट, उसको चेंज करना, राइट, उसको लॉजिकली, उसको इंटेलेक्चुअली उसको क्या करना, चेंज करना, वहाँ पर कौन सा स्ट्रेसफुली विथ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का यूज करके उस तरीके से एक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे कि ड्यूरिंग अ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट हो गया, पर्सन इमीडिएटली कॉल टू एम्बुलेंस एंड ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इंस्टेंट ऑफ शोविंग इमोशनल रिएक्शन। कई बार क्या होता है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लोग क्या करते हैं, इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं, अरे कैसा हो गया, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए थी, है ना, ऐसा क्यों हो गया है, तो वहाँ पर एक इमोशनल शो करते हैं। जबकि इमोशन शो करने की जगह लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप एम्बुलेंस को कॉल करें, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको आप स्टॉप करें, राइट, आप हेल्प के लिए किसी को बुलाएं, जो पर्सन का एक्सीडेंट हो उसको हेल्प करें। हेल्प की जगह रेदर देन तो हम इमोशन भी शो नहीं करते हैं, अभी क्या करते हैं कि वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, राइट, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं कि फलानी फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो ना तो हम हेल्प कर रहे थे अभी, ना हम इमोशन शो करते हैं, क्या करते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, राइट। सो आई होप यू गोट इट। नेक्स्ट है कंपेंसेशन। Okay, so what is compensation? Compensation is a pattern when individual make an attempt to make up for deficiency by directing his energies to another aspect one's personality is which no deficiency exist, right? अब कोई एक चीज़ में कमज़ोर है, किसी चीज़ को एक चीज़ नहीं आती है, तो वो अपनी उस डेफिशिएंसी को किससे फुलफिल करेगा, किसी और चीज़ में। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फेल इन हिज स्टडीज में कॉम्पेंसेट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैंपियन इन एथलेटिक्स। अब कोई स्टडी में अच्छा नहीं है, स्टडी में वो वीक है, तो वो कॉलेज में अदर स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में वो अच्छा होगा। अ गर्ल, कोई एक लड़की है, हु कैन नॉट कॉम्पीट विथ हर मोर ब्यूटीफुल सिस्टर, वह अपनी जो ब्यूटीफुल सिस्टर है, अच्छी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, स्टडी को हार्ड करेगी, वो पढ़ने में अच्छी होगी और फर्स्ट आएगी इन देयर क्लास में। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के हमारी क्वालिटीज़ को क्या करना, कंपेंसेट करना, कि चलो इसमें नहीं तो इसमें तो अच्छे होना चाहिए, हाँ राइट, कोई सुंदर दिखने में नहीं है तो वो स्टडी में अच्छा होगा, ब्रेन में अच्छा होगा, कोई यदि ब्यूटीफुल है तो वो शायद ब्रेन उतना अच्छा नहीं होगा, बट बोथ प्रेजेंट है तो सोनो पे सुहाग है, ब्यूटी विथ ब्रेन है, दिखने में भी सुंदर है, इंटेलेक्चुअल भी है, ब्रेन भी है, तो दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो दिस और द कॉम्पेंसेशन, आप भी इसका यूज करते हैं, अक्सर करते हैं, नहीं करते हैं? यस, सभी करते हैं, राइट, आप भले ही नहीं बताओ लेकिन सभी करते हैं, राइट, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली किसी न किसी चीज में। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच टेंशन और एंजाइटी इज रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विथ अचीवेबल गोल। ऑलराइट, सो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन? हम कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, है ना, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पर ऑप्शन है, डोंट वरी। यदि ए प्लान काम नहीं कर रहा है तो जेड प्लान और है, ए से जेड तक बहुत सारे हैं, दूसरे को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बाय विच टेंशन और एंजाइटी को हम रिड्यूस करते हैं, विथ जो नॉन अचीवेबल गोल है उसको रिप्लेस कर देते हैं अचीवेबल में। जैसे कि हमको क्या करना था, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एमबीबीएस में एडमिशन लेना था, उसे एमबीबीएस करना था, डॉक्टर बनना था, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं हुआ या किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर पाया, तो वह अपने गोल को कंप्रोमाइज़ करता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, नर्सिंग बन सकता है, या पैरामेडिकल कोई भी कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेता है, चूज कर लेता है। बनना तो मुझे भी डॉक्टर था, लेकिन फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं होने की वजह से, मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से मैंने सोचा चलो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, राइट, अनदर ऑप्शन मिल गया। गुड इट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आर यू विथ मी? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमिनेशन।
It is a mechanism that cause channelizing of the instinctual drives from socially unacceptable desire into acceptable form. वापस से पढ़ लेते हैं एक बार. इट इज अ मैकेनिज्म दैट कॉज चैनलाइजेशन ऑफ इंस्टिक्चुअल ड्राइव. क्या करना है? चैनलाइज करना आपकी इंस्टिक्चुअल ड्राइव को क्या करना? चैनलाइज करना. चैनलाइज इंस्टिक्चुअल ड्राइव फ्रॉम द सोशली अनएक्सेप्टेबल टू द एक्सेप्टेबल. कोई ऐसी ड्राइव्स है, कोई ऐसी हरकतें हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको चैनलाइज कर देना जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट करती हो. राइट, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. एग्जाम्पल, एन अनमैरिड वुमन इज interested in children may given expression to her repressed maternal urge by engaging herself in orphans work. इसमें क्या बताया जा रहा है? एक अनमैरिड वुमन इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन मे गिव एक्सप्रेशन टू हर repressed maternal urge by engaging herself in the orphan work. अब कोई ऐसी अनमैरिड वुमेन्स है बट वो इंटरेस्टेड है चिल्ड्रन में, तो वो उसको बच्चे चाहिए बट मैरिज नहीं हुई है तो उसको बच्चे नहीं हो सकते. राइट, तो वो जो ऑर्फेंस बच्चे होते हैं ना, नाथ होते हैं, तो उनको वो एक्सेप्ट कर सकती है ना, उनके साथ वर्क कर सकती है. तो मैटरनल अर्ज को क्या कर सकती है. या और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई हमको लव मैरिज करनी है बट लव मैरिज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं है, तो हम लव अरेंज कर सकते हैं ना. तो वो एक लव अरेंज हो गया. लव को हमने अरेंज में कर दिया. भाई डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करना है या डायरेक्ट किसी को भगा कि कोई किसी के साथ भाग गया तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी की नज़रों में, तो हमने उसको क्या किया, लव को अरेंज कर लिया ताकि सोसाइटी वाले भी उसको एक्सेप्ट करें. राइट, इंटरकास्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता है समटाइम. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, लोगों के पास अवेयरनेस जा रही है और हमारा और आपका काम भी है कि अवेयरनेस को बनाना. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट. Undoing is the act symbolically cancelling or reversing out a previous act which is unacceptable, consciously doing something to counteract or wrongdoing. पहले कुछ हमने ऐसा काम कर दिया है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, ऐसा कुछ कांड कर दिया, ऐसी कुछ हरकतें कर दी है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं थी, तो उसको वापस से रिवर्स करने के लिए, प्रीवियस को रिवर्स करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, प्रीवियस एक्ट विच इज अनएक्सेप्टेबल. फिर कॉन्शियसली कुछ ऐसा करते हैं जो कि उसको काउंटर करे जो हमने रॉन्ग किया है. राइट, सो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, डॉटर शॉट एट हर फादर as there is no petrol in the car and is getting late for office, bring a favorite film for her father to watch. This is example of undoing her behavior of shouting and then bringing a film. Alright, अब एक लड़की थी, अब उसके पापा की कार में पेट्रोल नहीं था, तो उसने क्या किया, पापा की पिटाई कर दी, शाउट कर दिया उसके फादर को. और बाद में ये कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं है कि लड़की अपने फादर को शाउट करे, तो उसने क्या किया, फादर को फिल्म दिखाने के लिए लेके गई कि चलिए पापा हम मूवी देख करके आते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं. राइट, तो बहुत हम इसका भी लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं अक्सर कि हमने कुछ ऐसा एक्सेप्टेबल कुछ किया सोसाइटी में कि हम लोगों की नज़रों में गिर गए, तो वापस से उनसे बात करने के लिए, वापस उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है. गॉट इट? राइट, मज़ा आ रहा है यहाँ तक, कनेक्ट कर पा रहे हैं? आर यू विथ मी? 2-3 और है बस. हम पॉजिटिव वाले देखेंगे आज, कल हम नेगेटिव वाले देखेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट कंटिन्यू है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या है? थ्रू दिस प्रोसेस एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ बाय एक्वायरिंग सर्टन अट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर इंडिविजुअल, वन who he or she admire. It play a large part in the development of the personality.
In this individual feel personal satisfaction in the success and achievement of other group or person. इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो ऐसी चीज ऐसे अटेम्प्ट करता है, इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, उनको अटेम्प्ट करता है ऑफ अनदर इंडिविजुअल हु ही सी एडमायर, कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर ऑफ अनदर इंडिविजुअल वन हु ही और सी एडमायर, कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि वो इंस्पायर करता है, जिससे एडमायर करता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको एट्रीब्यूट करता है अपनी लाइफ में सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए। इट प्ले अ लार्ज पार्ट इन दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनालिटी में बहुत आपका लार्ज मुख्य रूप में रोल प्ले करता है, किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक है उनको अपनी लाइफ में लेके आना। एग्जाम्पल, द यंग सन ऑफ फेमस सिविल right worker adopt his father's attitude and behavior with the intent of pursuing similar aspiration, right। ये हमने देखा कि भाई कोई अभी मीन्स एक यंग सन है किसी फेमस सिविल का, तो राइट सेम जो सिविल राइट वर्कर्स हैं तो वो भी अपने फादर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उनको फॉलो करता है कि मुझे मेरे फादर के जैसा बनना है, और जानबूझकर भी आजकल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं किसी के फादर यदि डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, कोई यदि पुलिस में है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी पुलिस बने, किसी के घर में से यदि कोई इंजीनियर है कोई वकील है तो वो चाहता है मेरा बच्चा भी सिमिलर फील्ड में ही जाए, कोई रेलवे में है गवर्नमेंट जॉब में है तो वो चाहता है कि जॉब में ही जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, रेलवे में जाए, क्योंकि क्योंकि जुगाड़ हो जाएगी वहाँ पर, जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ लगवा देंगे, कहीं ना कहीं करवा देंगे, राइट। इस तरीके की मेंटेलिटी होती है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस चेंज होता बाबा। Alright, transference. In transference, the image of one person is unconsciously identified with that of another. ट्रांसफेरेंस जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होता है, द इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ अनदर। एक पर्सन की जो इमेज है वो दूसरा पर्सन उसको क्या करता है, अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करता है विद दैट ऑफ अनदर, एंड रीडायरेक्शन ऑफ फीलिंग और एक्सप्रेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रीडायरेक्ट करता है अपनी फीलिंग को, एक्सपेक्टेशन को फ्रॉम वन पर्सन से किसी अनदर पर्सन पर। एग्जाम्पल है, अ पेशेंट हु इज फॉन्ड A patient who is fond of his daughter find the nurse of same age and height as his daughter, so he transfer his positive emotion to the nurse as a daughter. All right. तो एक पेशेंट है और एक नर्स है, राइट। तो उसकी वो भी उसकी लड़की है, डॉटर उसके जैसी दिखती है, हेल्थ हाइट सेम है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो कहता है कि सो ही ट्रांसफर हिज पॉजिटिव इमोशन, उस लड़की की तरफ वो क्या करता है, उसकी पॉजिटिव इमोशन है, नर्स की तरफ वो क्या करता है, सी इज माई डॉटर, तो उसकी तरफ उस तरीके से वो बिहेव करता है ना। तो इस तरीके से कई बार हमारे साथ भी होता है, कोई हमारे ब्रदर सिस्टर के जैसा सिमिलर दिखता है तो हम उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। 10th है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है, एन इंट्रोजेक्शन द वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन आर इनकॉर्पोरेटेड इन दी वंस पर्सनैलिटी। once again I want to read, in introjection the values and characteristic of significant person are incorporated in the one's personality, राइट। किसी भी पर्सन के वैल्यूज एंड कैरेक्टर, जो भी उसका सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, वैल्यूज पर्सन के, उनको क्या करना, इनकॉर्पोरेट करना वंस पर्सनैलिटी में। एग्जाम्पल, अ वुमन हु लाइक टू लिव इन अ सिंपल वे इंट्रोजेक्ट इन हर द सेम सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ लिविंग लाइक हर हस्बैंड। यदि कोई वाइफ है किसी, और जो वाइफ है वो
पत्नी है, धर्म पत्नी है, वाइफ है, वो सिंपल वे में रहना पसंद करती है, तो वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड है वो भी सिंपल रहे, राइट। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव ना रहे, है ना, ज़्यादा। एक हस्बैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, हस्बैंड रहते सिंपल रहता है, सादा रहता है, सिंपलिसिटी रहता है, तो वो चाहता है मेरी वाइफ भी सिंपल रहे, ज़्यादा ओवर मेकअप ना करे, ओवर स्टाइलिश ना रहे, ज़्यादा मॉडर्न ना रहे, राइट, एकदम सिंपल रहे। तो इस तरीके से हमको देखने को भी मिल जाता है। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। सो आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी को ये पसंद आया होगा। एंड फाइनली लेट्स क्विकली सम अप। तो यहाँ पर हमने देखा इसके बारे में, व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखा, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इनका इंट्रोडक्शन देखा, इनका डेफिनेशन देखा, टर्म का देखा, और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखा जो कि 1 to 10 थे। डिफेंस मैकेनिज्म आपकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इनका यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी साइकेट्रिक्स में जो भी अक्सर टॉपिक्स आते हैं, यदि हम इन्हें लाइफ से रिलेट करें, स्वयं से हम इन्हें सिचुएशन से अपने आप से रिलेट करें, तो समटाइम हम भी यूज़ करते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है लाइफ का जो कि हम यूज़ करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, वंस आपको यू शुड रिवाइज, आपको यू हैव टू नीड रिवाइज, आपको रिवाइज करना होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। विथ एग्जांपल के साथ आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, पीपीटी आपके पास है और मैं आपको शेयर कर दूंगा। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क, यू कैन लीव योर कमेंट एंड फीडबैक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फाइनली, बाय बाय, टेक केयर।